नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले समाचारों में बात होगी हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 3400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। सूरत में बायोडायवर्सिटी पार्क की रखी आधारशिला। डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार और विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का किया उद्घाटन। पीएफआई पर 5 साल के लिए लगा प्रतिबंध। पीएफआई पर आतंकी संगठनों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का है आरोप। राजधानी लखनऊ से कल पीएफआई के 3 और सदस्य हुए गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का किया ऐलान। योजना के तहत देश के 80 करोड़ जनता को दिसंबर 22 तक मिलेगा मुफ्त राशन। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया गया नियुक्त। वो देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद की गई है नियुक्ति। और ज्ञानवापी संज्ञा और गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत आज कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर करेगा सुनवाई। दोपहर बाद ही सुनवाई होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री का गुजरात की जनता ने भव्य स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के रोड शो में सूरत की सड़कों पर भीड़ उमड़ी है। प्रधानमंत्री ने सूरत को 3400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सूरत में बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखी है। डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार और सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे और देश भर के एथलीट्स से संवाद करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में भी आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद मेट्रो में प्रधानमंत्री यात्रा भी करेंगे। शुक्रवार को ही पीएम मोदी अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज 9 बजे अहमदाबाद के जीएमटीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में भी शामिल होंगे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस स्तर की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी सूरत की इस भी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत का जीवन विश्व के ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों, कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का। पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो,
इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું, એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જબણ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી કે ताप्ती नदी ने आसपास इन इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब बात करते हैं समाचारों में पीएफआई के प्रतिबंध की।
देश के खिलाफ कई मामलों में लिप्त पाए गए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों को भी प्रतिबंधित किया है, तो सारे सबूत भी देश के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ राज्यों को यूएपीए के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके 8 सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बीते कई वर्षों से पीएफआई को लेकर लगातार जानकारी आ रही थी कि ये संगठन देश में दंगा कराने, माहौल खराब करने से लेकर के देश विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने का काम कर रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस काफी समय से पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, जिसको लेकर पहले 22 सितंबर को देश भर में 15 राज्यों में करीब 106 गिरफ्तारियां की गई। वहीं 27 सितंबर को भी छापेमारी कर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद मिले तथ्यों और सबूतों को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस समय एक ऐसी सरकार है देश में जो किसी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये राजनीतिक दल हमारे देश में, ये हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। बुधवार को गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनका गुप्त एजेंडा समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करना है। विभिन्न मामलों की जांच में ये साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके कैडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इससे जुड़े लोग कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी और जमातुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य भी रह चुके हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूह के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहाँ तक कि इनके कैडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया है। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला व अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों पर नकेल कसेगी और देश के बाहर बैठे लोग जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। चलिए, इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र, ये बताइए कि ये जो संस्था है, इस पर पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सहयोगी संगठन हैं, जो 8 संगठन हैं, वो भी जांच के दायरे में हैं। और वो जब खुले थे तो समाज के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए खोले गए थे, लेकिन उसके पीछे ये जो कार्रवाई हो रही है, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, बेहद शर्मनाक हैं। क्यों रामेंद्र?
चलिए अब चलते हैं बुलेटिन में और अन्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर बोलते हुए कहा है कि प्रतिबंध उन संगठनों या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। भारत सरकार ने पूरे मामले की जांच कराकर पीएफआई की स्थिति को संदिग्ध माना है। केंद्र ने प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनकी संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएफआई पर जांच का दायरा बढ़ा है, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखो, प्रतिबंधित उन लोग संगठनों को या संस्थाओं को किया जाता है जिनकी गतिविधि संदिग्ध है। भारत सरकार ने सारे विषय की जांच कराकर और पीएफआई की गतिविधि संदिग्ध मानी है, देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। और ऐसी किसी संस्थाओं को, व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो जिनकी गतिविधि देश के विरोध में है, समाज के खिलाफ। तो उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा है और जांच में जो जो चीजें सामने आएंगी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन अब दिसंबर महीने तक जारी रहेगा। इसके तहत 80 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला भी किया है। इसके साथ साथ कैबिनेट ने देश में 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का भी फैसला लिया है। कई मोर्चों पर अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अतिरिक्त अनाज मुहैया कराने वाले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीनों का फिर विस्तार दिया है। इस योजना के अगले चरण पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के तहत हर एक राशन कार्ड धारी परिवार यानी करीब 80 करोड़ लोगों को उसके निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर परिवार को 2 गुना राशन मिल जाता है। इस योजना के जरिए सरकार अब तक 1,003 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण कर चुकी है। यानी अब अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार किया गया अगले 3 महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। उसी तर्ज पे अगले 3 महीने तक इसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि त्योहार का सीजन भी है। जैसा मैंने कहा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, गुरुपूर्व से लेके क्रिसमस तक तीनों महीनों में बहुत सारे त्योहार हैं। उसी तर्ज पे इसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह तो अगले 3 महीने तक वो मिलेगा और कुल मिलाकर 121 लाख मीट्रिक टन लगभग खाद्यान्न दिया जाएगा अगले 3 महीनों में, जिसपे कुल मिला के खर्चा 44,762 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। तब से लगातार इस योजना को समय समय पर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकार पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने एक और बेहद अहम फैसले के तहत देश के 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का विकास पहले चरण में किया जाना तय किया गया है। इसके लिए रेल यात्रियों पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगाया जाएगा। इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। टोटल देश के 199 स्टेशंस का
रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी, उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। तीनों ही स्टेशनों के लिए निविदा की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। तीनों स्टेशनों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकतम 3.5 सालों की समय सीमा तय की गई है। केंद्रीय कैबिनेट के मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाने के फैसले से प्रदेश में इस योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। दिसंबर 2022 तक अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सड़क किनारे परचून की दुकान चलाने वाले राकेश कुमार, साइकिल मैकेनिक विजय, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले भगवान दास, कपड़ों पर इस्त्री करने वाली सरोज जैसे कई जिलों के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। जो 3 महीने के लिए सरकार ने राशन बढ़ाया है, बहुत खुशी हो रही है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुधा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है कि हमको हर महीने राशन पानी मिल रहा हैगा। और अभी हमने सुना कि 3 महीने के इन्होंने बढ़ा दिया है, हम लोग को और भी खुशी हुई। हमारे मोहल्ले वालों को बड़ी खुशी है। हम सब बहुत ही खुश हैं राशन पाके और उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं मोदी जी के। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ। मुझे सरकार ने कोरोना टाइम में फ्री राशन देके मेरे परिवार का बहुत पालन पोषण किया है। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। और मैंने सुना है सरकार 3 महीने आगे फ्री राशन और देने की योजना बढ़ा रही है। इससे मेरे भाइयों को और मेरे परिवार के लिए बहुत मदद मिलेगी। मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरी करके बच्चे पालती हूँ। जब कोई काम नहीं था तो फ्री में राशन दिया मोदी जी ने। और कोई पेट का ध्यान रखा उन्होंने, रोटी वोटी का। और उसके बाद भी अब मैंने सुना है मोदी जी महीने के लिए योगी जी ने योजना बना दी राशन की, फ्री राशन की। उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 3 महीना जो है कि राशन फ्री में मिलने वाला भी है और मिलेगा। हाँ, और उसके बाद में हम लोग को मोदी सरकार जो है कि हम लोग के कोरोना काल में राशन भी दिए थे, हम लोग पाए। गरीब आदमी हम लोग हैं, हम लोग के बड़ी अच्छी मदद किए हैं मोदी जी ने। मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। कि सरकार ने 3 महीना राशन फ्री वाला बढ़ा दिया है, उससे हम लोग की गरीबी जो है कुछ हमको संतुष्टि है उससे। और सरकार को धन्यवाद। सरकार ने कोरोना काल में जो गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, इससे गरीबों को काफ़ी राहत मिली। भुखमरी से सरकार ने बचाया है, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम सरकार को, योगी सरकार और मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सी दिक्कतें लागू थी। केंद्र सरकार ने राशन 5 यूनिट, हर यूनिट में 5-5 किलो राशन दिया है, जिससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। इससे हम सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए राशन की सुविधाएं और लागू कर दी है, जिससे बहुत से लोगों को खुशी महसूस। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। वो देश के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 61 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल चौहान भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक कार्य करेंगे। पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा नियमों में बदलाव के बाद एक सेवानिवृत्त अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने मेजर जनरल रैंक में उत्तरी कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन में कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान भी संभाली थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे।
और KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई होगी। पिछली तारीख को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की ओर कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। इस आवेदन पर अदालत आज मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सुनवाई करेगा। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वाराणसी ACJM पंचम MP MLA उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट ने ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी केस में दाखिल दूसरे वाद की मेरिट पर बुधवार को सुनवाई पूरी की। ये वाद ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग के पास वजू कर गंदगी फैलाने वाले नमाजियों और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देने पर नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग से संबंधित है। इस मामले पर कोर्ट ने आदेश के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फर्रुखाबाद में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान लोहिया अस्पताल का भ्रमण किया। उन्होंने अस्पताल में नई आंखों की जांच की मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने जनपद में अधिकारियों और व्यापारियों से मुलाकात की है। उन्होंने जिले में चल रही प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसमें जिले की छपाई और एम्ब्रॉयडरी उद्योग शामिल है, उसकी भी समीक्षा की है। हेल्थ ATM मशीन है, इसमें किसी भी व्यक्ति का सारे टेस्ट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर से लेके हीमोग्लोबिन, शुगर, हाइट, ब्लड बॉडी मास, हाइट, वेट सब पूरा हो जाता है। मैंने खुद अपना कराया, इससे बहुत अच्छी मशीन लगी। मैं चाहता हूँ कि इस मशीन का पूरी जनता, फर्रुखाबाद की जनता लाभ उठाए। ये पूना से आई है और हिंदुस्तान बायोटेक की मशीन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा आज आजमगढ़ के तमसा नदी के मत्स्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन हेतु रिवर रेंचिंग का जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव और मत्स्य विभाग के उप निदेशक SK वर्मा सहित निषाद पार्टी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बताया कि लोग नदी से मछली निकालने का काम करते हैं, लेकिन नदी में मछली छोड़ते नहीं। सरकार की मत्स्य संपदा योजना मछुआरे समुदाय के लिए जीविकोपार्जन का मुख्य साधन बनेगी। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 3400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। सूरत में बायोडाइवर्सिटी पार्क की रखी आधारशिला। डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार और विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का किया उद्घाटन। PFI पर 5 साल के लिए लगा प्रतिबंध। PFI पर आतंकी संगठनों से संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का है आरोप। राजधानी लखनऊ से कल PFI के 3 और सदस्य हुए गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का किया ऐलान। योजना के तहत देश के 80 करोड़ जनता को दिसंबर 22 तक मिलेगा मुफ्त राशन। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किया गया नियुक्त। वो देश के दूसरे CDS हैं। पहले CDS जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद की गई है नियुक्ति।